हेलो एवरीवन, लेट्स नो मैथ्स चैनल में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम अपने सेट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसी में हमने बेसिकली एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। आरडी हमें करनी थी बट हम आरडी को अभी नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि हमने जो एनसीईआरटी में कराया हुआ था, जब मैंने आरडी की बुक देखी तो उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स वही हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस से ज़्यादा हैं। मैंने सोचा कि हम जेई मेंस में ही आरडी के को इस चैप्टर को, केवल इस चैप्टर को ही, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, जो कुछ था बस तोड़ना था, मतलब इतना वो है नहीं। आप लोग जेई मेंस का भी आप पढ़ने जा रहे हैं, उसी में आपका आरडी शर्मा का भी कवर हो जाएगा। उसमें जो हमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे हम उसी में ही करा देंगे जेई मेंस के ही पैटर्न में। उसके लिए अलग से वीडियो एक बनाने की मुझे नीड नहीं लगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम अपने जेई मेंस को देखते हैं। जेई मेंस के लिए सेट चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जेई मेंस के लिए। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तक आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ जाके पहले आप उसे देख लीजिए। ठीक है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन सारी वीडियोस को देखिए। ठीक है, उसके बाद ही जेई मेंस का आप देखिए, क्योंकि जेई मेंस के लिए जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें मैं चीज़ों को तोड़ूंगा। ठीक है, हम लोग पूरा सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं। सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट के टाइप्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, किसके किसके वेन डायग्राम थे, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम उन चीज़ों को जो हमने पढ़ा है, जिसमें हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे, सब कुछ किया था, क्योंकि अब उन सारी चीज़ों को हमें तोड़ना है और उसके अंदर हमें अब जाके देखना है कि क्या क्या और चीज़ें वहाँ से निकल सकती हैं। हम लोग जेई मेंस में चीज़ों को अब तोड़ना सीखेंगे और उसके डेप्थ में थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, यही हमारा काम है जेई मेंस में जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट चैप्टर के अंदर। तो सेट थ्योरी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, जेई मेंस का हम पहला चैप्टर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। जिसको जिसको पसंद आए वो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं फालतू की बातें किए बिना। ठीक है, सेट चैप्टर में सबसे पहली जो बात होती है वो सेट क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लंबी लंबी अब थ्योरी नहीं लिखूंगा, उनके टाइप्स क्या होते हैं, बस मैं ऊपर ऊपर में बता दूंगा। जिसमें घुसने की ज़रूरत होगी मैं उसमें घुसूंगा और उसको चीर फाड़ कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं छोटी छोटी बातों की। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं ये सेट क्या होता है। ये सेट वर्ड था क्या, क्या हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। तो हमने बताया था कि ये सेट जो होता है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अ सेट इज अ कलेक्शन, ये एक कलेक्शन है। ठीक है, किसका है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने बताया था सेट जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड वर्ड यहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड सेट क्या होता है? ये एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था अपने वीडियोस में कि वेल डिफाइंड क्या होता है कि जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करती है। इट्स मीन, अगर जो मेरे मुताबिक जो चीज़ वो है वही दूसरे भी उसी चीज़ का, उस क्वेश्चन का वही रिप्लाई दूसरे के पास भी आना चाहिए। मतलब कि पर्सन टू पर्सन वो सारी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, डोंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वो चीज़ें वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वेरी ना हो। ठीक है, डोंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन,
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि अगर मैं पूछूं हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, अगर यहाँ पे सपोज आप कई ढेर सारे स्टूडेंट होंगे और कई लोग इस वीडियो को देखेंगे आगे चल के, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो आई होप सभी का रिप्लाई 26 ही होगा। तो इस क्वेश्चन में आप सभी का आंसर होगा 26 कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर होगा कि 26 लेटर्स होते हैं। अगर अब मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, तो आई थिंक सबका आंसर वैरी कर जाएगा, ठीक है, किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई होगा, किसी को किसी के सॉन्ग अच्छे लगते होंगे, किसी को किसी दूसरे के सॉन्ग अच्छे लगते होंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे वैरी कर जाएगी, ठीक है। अगर आपके आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, सपोज आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आप अपने स्कूल में हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आपके क्लास में, आपके स्कूल में आपके जो क्लास है, ठीक है, क्लास 11th में कितने स्टूडेंट हैं, तो अगर आपके वहाँ पे टीचर होंगे तो भी वही रिप्लाई करेंगे कि कितने टीचर्स हैं, क्योंकि एक डेफिनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो वो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहीं बाहर किसी से पूछेंगे तो वो नहीं रिप्लाई कर पाएगा, मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब कि वो जिस जगह जाना जा रहा है, आपके क्लासमेट में अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हो कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो उसका भी सेम रिप्लाई होगा और आपका भी सेम रिप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें एक वेल डिफाइंड चीज़ें हैं। अगर आप किसी टीचर से उसी स्कूल में, जो हमने अभी जिसके बारे में बच्चे काउंट किए थे, अगर उसी स्कूल में कोई क्लास 11th का एक टीचर हुआ और हम उससे पूछ रहे हैं कि सपोज वो मैथ टीचर है और हमने उससे क्वेश्चन किया कि आपके क्लास में कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो मे बी उनका रिप्लाई कुछ और हो सकता है, उन्होंने XYZ किसी का नाम ले लिया, ठीक है। अब दूसरा एक फिजिक्स का टीचर आया और उससे भी सेम क्वेश्चन किया गया कि आपके क्लास में सबसे तेज स्टूडेंट, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो XYZ का नाम ना ले, हो सकता है XYZ केवल मैथ में स्ट्रांग हो और उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग ना हो, तो उनके अकॉर्डिंग कोई दूसरा स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएंगी वो चीज़ें सेट नहीं होंगी, सिंपल सी बात, वो चीज़ें सेट नहीं होंगी। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमने इतना इसको डिफाइन कर दिया कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि अब कुछ अगर एग्जाम्पल मैं लिखवाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो स्टूडेंट का सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट का जो सेट है वो भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक वेल डिफाइंड चीज़ है। कलेक्शन ऑफ, आप ऐसे कर सकते हो सेट के में कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ, या सेट ऑफ रिवर, या कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन भी एक सेट होगा। अब आप बात करोगे कलेक्शन ऑफ क्लीन रिवर इन इंडिया, तो वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि क्लीन का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, वो चीज़ें वैरी कर सकती हैं। तो ये बेसिकली हमारा सेट का एक छोटा सा इंट्रो था, हमें इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कितने टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को। सेट को बेसिकली 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक फॉर्म होता है टैबुलर और रास्टर फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम जस्ट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जो चीज़ें हमें ज़्यादा डेप्थ में जानी होगी वो हम डेप्थ में जाएंगे। फिलहाल आगे से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, जो बस आपको जानना एक बार ज़रूरी है, बस उस चीज़ों को मैं हल्का सा बता रहा हूँ। कोई डेफिनेशन की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डेफिनेशन देखनी हो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपना सेट पूरा चैप्टर, आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वाले टॉपिक पे जाके आप देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम लोग 2 टाइप से हमने रिप्रेजेंट देखा था, एक टैबुलर और रास्टर फॉर्म था, एक सेट बिल्डर फॉर्म था।
इन टैबलर और रोस्टर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स, अच्छा हमने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ठीक है। जो सेट होते हैं, सेट को बेसिकली हम लोग कर्ली ब्रैसेस, सेट को हम लोग एक कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर हो, ए बी सी डी, कोई भी कैपिटल लेटर से बेसिकली हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं। सेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, और सेट को कर्ली ब्रैसेस के अंदर लिखा जाता है। ये तीन चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है, इतना तो पता ही होगा, आई होप आपने इतना पढ़ा है। सेट को पहली बात तो कर्ली ब्रैसेस के अंदर लिखा जाता है। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर में कॉमा कॉमा कर करके लिखा जाता है, ठीक है। सेट को कैपिटल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जो भी सेट होगा उसके एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में होंगे। उन एलिमेंट्स, ये इनके मेंबर्स होते हैं जिनको एलिमेंट्स कहा जाता है। सेट को कर्ली ब्रैसेस के अंदर लिखा जाता है। सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी ऑलरेडी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टैबलर और रोस्टर फॉर्म की। टैबलर और रोस्टर फॉर्म में ऐसे सेट आ जाएंगे जिनमें एलिमेंट्स जो होंगे कॉमा करके लिखे जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि एक सेट है कैपिटल ए, उसमें हमने एलिमेंट्स लिया 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं, बेसिकली वो एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4। टैबलर और रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कॉमा करके लिखते हैं कर्ली ब्रैसेस के अंदर। ये हमारा टैबलर और रोस्टर फॉर्म हमारा कहलाता है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, और कोई भी आप सेट ले लीजिए, उसमें आप बेसिकली कितने भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसमें आराम से, इनफाइनाइट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टैबलर और रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा था क्या बोलते हैं टैबलर और रोस्टर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, हम लोग कॉमा करके लिख रहे होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी, इसमें हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है तो आई होप आपको पता होगा। बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इसमें एक तो दो सेक्शंस होते हैं, आप कह सकते हैं। एक सेक्शन जो होता है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन का होता है। दूसरा सेक्शन जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है। उस डेफिनेशन, हमें ऐसी डेफिनेशन उसकी लिखनी होती है जिससे कि उसमें उतने ही एलिमेंट आए जितना उस सेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा और कोई एडिशनल एलिमेंट उसके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते समय आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस हिसाब से हो उसके हिसाब से आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, और उसके बाद उस वेरिएबल की क्या करो, डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। आपको ऐसी डेफिनेशन लिखनी है कि उसके अंदर जो आप जिस सेट को का सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हो, जितने भी एलिमेंट उस सेट में, सपोज रोस्टर फॉर्म में आपके पास ये 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, तो आप इसकी ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, उसके पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर उसकी डेफिनेशन लिखो। आपने जो डेफिनेशन लिखी है वो इस टाइप की होनी चाहिए कि उसमें यही 4 एलिमेंट आए और इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं आने चाहिए। उस डेफिनेशन में ऐसी पावर होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अब, जैसे कि अगर हमें लिखना है, सपोज हम इसी चीज को लिख रहे हैं, इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। सपोज हमारा एक सेट है ए, कैपिटल ए। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो सेक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर हमें करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में 2 सेक्शन होते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक डेफिनेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कितने मतलब किस टाइप के एलिमेंट है। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिंगल एलिमेंट से तो यहाँ पे एक ही क्या होगा, एक एक फॉर्म करके है, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल कोई हम डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज वो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद ये कॉलन हम लोग यूज करते हैं 2 पॉइंट्स के फॉर्म में। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। एक्स हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, बट है क्या ये, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर है। आप लिख सकते हैं कि लेस देन 4,
sorry, less than 5. X is a natural number. X is natural number less than 5. ठीक है, तो आप ये देखिए, आपने ऐसे लिखा, तो अब यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे? x एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से कम है। x इज नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। x नेचुरल नंबर है जो कि 5 से कम है। ठीक है, तो 5 से कम नेचुरल नंबर कितने होंगे? ठीक है, 1 2 3 4 ही तो होगा। ठीक है, लेस देन 5 है, 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप इसी चीज को और भी कई तरीके से, अलग अलग स्टूडेंट है अलग अलग आंसर लिख सकते हैं, अलग अलग उनकी डेफिनेशन में भी हो सकती है। आप चाहे तो इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज अ, ठीक है, नेचुरल, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4, जो कि x एक x नेचुरल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 या 4 से छोटा है, वो उसको डिफाइन कर रहा है। तो मतलब हमने वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी डेफिनेशन लिख दी, हमारा काम बन गया। ठीक है, तो हमें एक ऐसी सेट के एलिमेंट्स की एक ऐसी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें उसके सारे एलिमेंट आ जाए और उस जितने हमें एलिमेंट चाहिए उसके अलावा वो डेफिनेशन किसी और पर ना अप्लाई हो। ठीक है, हमें उतनी ही डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और अब चीज़ों को देखते हैं। ये सब तो हमने फिलहाल देखी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कुछ न्यू नहीं था, अभी तक हमने जो देखा उसमें कुछ भी नया नहीं था। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ इस फॉर्म की। सपोज आपके पास एक रोस्टर फॉर्म में मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सपोज एक सी सेट है, आपको मैंने लिखा है सी सेट है, वो कुछ इस टाइप से 1 1 2 4 3 9 4 16। ठीक है, ये आपके पास एक रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 1 2 2 3 9 4 16। ये इसके एलिमेंट है, ये इसका एक एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, ये इस टाइप के एलिमेंट है। एक एलिमेंट में 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। देखिए, अब 2 वेरिएबल है, तो अगर मैंने अब इसको कहा कि आप अब इस चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो मे बी आपने अभी तक 11th में 2 वेरिएबल्स वाले अभी आपने नहीं देखे थे, बट अब आप जेईई मेंस के लिए जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें अब आएंगी। मैंने बताया था ना कि हम लोग बेसिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आप चीरा फाड़ी भी स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा था, आप पढ़ने जा रहे हो पहला जो अलग से थोड़ी चीजें थी जो। ठीक है, तो इसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहली बात, आप इसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले क्या काम करना है, आपको जो एलिमेंट दिए हैं सेट रोस्टर फॉर्म में और टैबलर फॉर्म में, आप उसको ऑब्जर्व करो ये किस पैटर्न में है। आप देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 16 हो गया। सपोज अगर आप 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 ही आएगा, क्या पता ये वही हो। आपने 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, ये 4 ये है। आपने 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, ये 9 ये है। आपने 4 का स्क्वायर किया 16 आएगा, ये 16 ये है। आपको कुछ पैटर्न समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू है और यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म में ये वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। आप सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आप वेरिएबल कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने भी तरीके हो सकते हैं आपके पास। आप 2 वेरिएबल मैं यहाँ पे सपोज ले रहा हूँ, एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर थे। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि y किस टाइप का है। y क्या है, y इस पहले वाले x का स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेयर जहां पे, ठीक है, जहां पे x इज
x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन कितने से छोटा है, 5 से छोटा है, लेस देन 5। ठीक है, आप चेक कर लो क्या ये इस चीज को सेटिस्फाइड करेगा। x एंड y दो वेरिएबल्स थे और y किस टाइप का वेरिएबल है, ये x का स्क्वायर है। और जहां पे कह रहा है कि वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, जहां पे x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। 5 से छोटे कितने नेचुरल नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफ, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर करो, आपको y की वैल्यू मिलेगी, यानी पहली जो वैल्यू होगी वो 1,1 होगी। ठीक है, आप यहाँ पे 2 रखोगे, आप यहाँ पे 2 रखो तो यहाँ पे आप देखोगे y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी। आप यहाँ पे 3 रखो, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 होगी। आप यहाँ पे 4 रखो, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 16 होगी। और आप 5 आप रख नहीं सकते क्योंकि वो जो 5 है वो लेस देन, मतलब जो x है वो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है। ठीक है, और वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न था, आप ऐसे भी 2 वेरिएबल्स फॉर्म में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आप चिंता मत करो, मैं एक और एग्जांपल 2 वेरिएबल का ले लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं 2 वेरिएबल का ले ले रहा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए देखते हैं दूसरा एक और एग्जांपल हम 2 वेरिएबल का देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कोई सेट है, सपोज D एक सेट है, उसमें आप एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ इस टाइप के एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हो ठीक है, क्या लिख दो, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, 1 लिख दो एंड 3 लिख दो। ठीक है, 2 लिख दो एंड 6 लिख दो। आप क्या कर सकते हो, 3 लिख दो एंड 9 लिख दो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 4 लिख दो एंड 12 लिख दो। ठीक है, आप ऐसे करके एक सेट बना लो। अब सबसे पहला काम है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। इन रोस्टर फॉर्म में आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पे 1 3 है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। ठीक है, 2 6 है, कुछ पैटर्न समझ में आया। 3 3 हो गया, और यहाँ पे 4 और 12 हो गया। आप ध्यान से देखो, ये 3 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का 1 बार मल्टीप्लाई हुआ है। आप अगर ऑब्जर्व कर पाओ, आप ऑब्जर्व करो कि ये जो y है, अगर सपोज ये x है एंड ये वाला y है। ठीक है, आप इसको चाहो तो एक और पैटर्न पे आप लिख सकते हो। आप 2 वेरिएबल नहीं कंसीडर करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का, सपोज अभी मैं इसमें बता दूंगा, वो ऐसे ही रहने दो, आप लिख चुके हो उसको। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि y जो है वो क्या 3 का मल्टीपल्स नहीं है, क्या वो 3 का मल्टीपल्स नहीं है, और x जो है क्या उसकी वैल्यू 1 2 3 4 नहीं है। ठीक है, आप x में एक बार 1 रख के देखो तो 3 आएगा, 2 रख के देखो तो 6 आएगा, 3 रख के देखो तो 9 आएगा, और 4 रख के देखो तो 12 आएगा। क्या ये वही वैल्यूज नहीं आ जाएंगी, बताइए। y जो है वो x का मल्टीपल है, 3 टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। देखो, आप अगर लिखना चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म में x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं, इस टाइप से हैं कि y जो है वो x का 3 टाइम्स है, y जो है एंड x का 3 टाइम्स है, वेयर x की जो वैल्यू है, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन 5, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन 5, 4 तक जाएंगे, मतलब 5 से कम होगा। आप इसको सेटिस्फाइड करा सकते हो। आप देख सकते हो इसमें आपको इन चारों के अलावा और 5वां कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें इनके अलावा और कुछ भी नहीं आएंगे। ठीक है, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। आप नहीं चाह रहे हो ऐसे लिखना तो आपके पास एक और तरीका है इसको लिखने का। आप इन्हीं चीज़ों को, आपने 2 वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल ऐसे ले लो, दूसरा वेरिएबल इसी का 3 टाइम्स ऐसे ले लो। बेसिकली हमने इसी चीज़ को यहाँ रख दिया है
और इस टाइप से x के बारे में बस ये वाली लाइन लिख दो कि वेयर x इज लेस देन 5, ये वाली लाइन यहाँ कॉपी कर दो। आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप चीज़ों को किस टाइप से डिफाइन करना चाह रहे हो। आप तरीका अपना ऐसे लिखो, उसकी डेफिनेशन ऐसे लिखो कि वो उन सारे एलिमेंट को सेटिस्फाइड कर दे और उसके अलावा जितने आपको रिक्वायरमेंट है उस सेट की, उसके अलावा और किसी को सेटिस्फाइड ना करे। ठीक है, तो ये था आपका टैबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, हम इस वाले को कह सकते हैं टैबुलर या रोस्टर फॉर्म, वो था सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें हमने एक एडिशनल चीज़ें पढ़ी जो कि हमने था 2 वेरिएबल में अगर चीज़ें होंगी तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे समझते हैं। पहले उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ने से पहले एक बार हम नंबर सिस्टम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कोई भी नंबर होता है, आप देख सकते हैं आपके पास कोई भी नंबर है, वो 2 फॉर्म में हो सकते हैं। कितने फॉर्म में हो सकते हैं? 2 फॉर्म में हो सकते हैं। या तो वो नंबर रियल होगा, या तो वो नंबर रियल नंबर होगा जिसको हम कैपिटल R से डिफाइन करेंगे, और या तो वो नंबर कैसा होगा, नॉन रियल नंबर होगा, नॉन रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? मैंने बताया हुआ है कि जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। और नॉन रियल नंबर, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे उनको हम नॉन रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, जिसमें आप इमेजिनरी नंबर आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे आ जाएगा इमेजिनरी फॉर्म में। ठीक है, आप अभी उस चीज़ों को अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें सारे टाइप्स के नंबर आ जाएंगे। अच्छा, रियल नंबर में भी 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, क्या होता है? एक होता है रैशनल, या इसको हम सबसे पहले यहाँ पे इर्रैशनल नंबर बोल देते हैं। यहाँ पे हम इर्रैशनल को हम पहले लिख देते हैं, इर्रैशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर। प्लीज़ आप चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, जिसको हम Q से डिफाइन करते हैं और ये हो जाएगा Q बार से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, जो रियल नहीं है वो नॉन रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली ये वो वैल्यूज होते हैं जो -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक के कोई भी वैल्यू, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे जिस टाइप की वैल्यू हो, सब के सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं। इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम बेसिकली Q से डिफाइन करते हैं। और रैशनल नंबर की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो आप पढ़ोगे नॉन इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, नॉन इंटीजर, ठीक है, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। और एक होते हैं इंटीजर रैशनल नंबर, इंटीजर रैशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर रैशनल नंबर आप बोल सकते हैं। बेसिकली आप इसको कहीं कहीं पे Z से रिप्रेजेंट देखोगे, कहीं I से रिप्रेजेंट देखोगे, दोनों चीज़ों से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इंटीजर्स, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, बेसिकली हम Z बार इसको कह सकते हैं और I बार कह सकते हैं। जो नंबर्स इंटीजर नहीं होंगे उनको हम नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, जो नंबर इंटीजर रैशनल नंबर नहीं होंगे उनको हम नॉन इंटीजर रैशनल नंबर या इंटीजर और नॉन इंटीजर ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली अच्छा एक अभी रुकिए, हम बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको पहले देख लेते हैं इंटीजर वाले पार्ट को। इंटीजर्स में आप देख सकते हैं जितने भी आप नंबर लाइन अगर आप कोई रिप्रेजेंट कर रहे हो तो माइनस, ये पूरा आप देखो एक नंबर लाइन है, ये 0 पॉइंट है, इधर -इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है। तो मतलब ये इंटीजर नंबर होते कैसे हैं? बेसिकली ये 1 2 3 अगर हम बोल दें यहाँ पे, ये -1 -2 -3 और ये सो ऑन ऐसे ही चलता चला जा रहा है इधर कहीं। तो इंटीजर्स नंबर ये नॉन रैशनल नंबर, ठीक है, या बोल सकते हैं नॉन फ्रैक्शनल नंबर या नॉन रैशनल नंबर, हम ऐसे बोल देते हैं, नॉन
रैशनल नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको। इंटीजर्स नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल, ऐसे आप बोल दो, नॉन डेसिमल, नॉन फ्रैक्शनल, ठीक है, नॉन फ्रैक्शनल और नॉन इंटीजर नंबर्स होते हैं, नॉन इंटीजर नंबर होते हैं। मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1, -2, -3, ऐसे नंबर्स आ जाएंगे इंटीजर्स नंबर में, ठीक है। अब इंटीजर नंबर में भी कई टाइप्स होते हैं। इंटीजर में, इंटीजर की बात करें तो इसी के अंदर आप देखेंगे +1 टू इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं, +1 टू इनफाइनाइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल N से डिफाइन करेंगे। 0 से प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उनको हम होल नंबर बोलेंगे, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी आप रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। आप 1 टू इनफाइनाइट तक के नंबर्स को एक और पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। Z पॉजिटिव से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और I पॉजिटिव से भी हम कर सकते हैं। ये निगेटिव नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। माइनस यहाँ पे -1 टू माइनस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होंगे वो निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नंबर लाइन का मतलब नंबर सिस्टम है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इनका रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स में जैसे कि आपने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, तो रियल नंबर्स में माइनस इनफाइनाइट तक से इनफाइनाइट तक के कोई भी नंबर, ये जहाँ आपको लाइन दिख रही सब रियल नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप नंबर सिस्टम ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, आपने नंबर सिस्टम ड्रॉ किया। सपोज अगर मैंने पूछ लिया 0 to 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। मतलब रियल नंबर चाहे वो जिस टाइप का हो, ये आप देख सकते हैं रियल नंबर को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये सारे पार्ट्स जो होंगे वो रियल नंबर्स के ही पार्ट हैं। इसमें वो फ्रैक्शनल, वो डेसिमल, इनका कोई पैटर्न नहीं होता है। रास्टर फॉर्म में हम ऐसे एलिमेंट को लिखते हैं जिनका कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, इनका कोई पैटर्न नहीं होगा। ये सारे नंबर्स किसी भी फॉर्म में बढ़ते चले जाते हैं, मतलब हर आप बता नहीं सकते कि वो किस पैटर्न में रहेंगे, एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। बेसिकली यहाँ से इन दोनों के बीच में बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर्स, आप रियल नंबर्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स इनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो हम इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स को वी कांट डिफाइन इन रोस्टर फॉर्म, वी कांट डिफाइन इन रोस्टर फॉर्म। हम इनको रोस्टर और टैबुलर फॉर्म भी हम बोल सकते हैं, और टैबुलर फॉर्म, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। इनके बीच में, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स, तो हम इनको इस वजह से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। इसको क्या मैं नोट करूं, आर जो होता है कैपिटल आर, वो सेट ऑफ रियल नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू बार की बात करें तो हम इसको सेट ऑफ इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल नंबर को हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिफाइन करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड और आई से भी कहीं कहीं आपको डिफाइन मिलेगा। सेट ऑफ नॉन इंटीजर्स नंबर को जेड बार और आई बार से आप देख सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिफाइन करेंगे। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम लोग डब्ल्यू से डिफाइन करेंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम जेड पॉजिटिव से डिफाइन करेंगे। सेट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम जेड प्लस से डिफाइन करेंगे। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड माइनस से डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल ये मैंने जो आपको बताया है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आपको ये नंबर सिस्टम एक बार रिकॉल हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको कहीं से देख लीजिए, इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है।
मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है, इन पूरे चीज़ों को समझाया भी था अच्छे से। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं सेट में। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। चलते हैं हम आगे और देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट आता है, जैसे कि कुछ सिंबल्स थे। आपको उन सिंबल्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू, ये एक बिलोंग टू का सिंबल होता है। एक ये सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू, अरे सॉरी, बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। एक ये सिंबल आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल एलिमेंट। फॉर ऑल एलिमेंट, ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फॉर ऑल एलिमेंट। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक सेट है, उसमें मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक, ये मैंने एक सेट ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ये फिलहाल मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिलहाल जल्दी से एक बार रिकॉल कर सकता हूँ, क्या 1 इस ए सेट में बिलोंग कर रहा है? तो आप देखो, आपका काम क्या है, आप देखो कि जो एलिमेंट बिलोंग के लिए पूछ रहा है क्या सेम एज इट इज 1, क्या सेम एज इट इज इस सेट में प्रेजेंट है? आप देखोगे यस है, कोई कर्ली ब्रैसेस इसके अंदर नहीं है, तो यस ये बिलोंग कर जाएगा। इट इज बिलोंग्स टू, बिलोंग इन ए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया ऐसे, ये एक एलिमेंट है, क्या ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है? क्या ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है? आप देखो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 लिखा है, क्या कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेम टू सेम यहां कहीं 2 लिखा हुआ है? आप देखोगे कहीं पे भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो जिसमें 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। 2 जरूर है इस सेट में, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है, इस वजह से ये यहां बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आप देखोगे 3 एक सेट है जो क्या ए में बिलोंग कर रहा है क्या? 3, देखिए यहाँ पे 3 क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, क्या एज इट इज सेम एज इट इज कहीं क्या ए सेट में प्रेजेंट है? आप देखेंगे आपको नहीं मिलेगा, आप कहोगे ये क्या लिखा हुआ है, ये है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 और कॉमा 4, वो 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ओनली 3 एज इट इज मुझे ये चाहिए, ये नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से ये डज नॉट बिलोंग टू होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं ये पूछूं क्या 3,4 ये क्या प्रेजेंट है, ये क्या बिलोंग कर रहे हैं ए में? यस बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम एज इट इज देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या 6 क्या बिलोंग कर रहा है ए में? आप देखोगे आपको कहीं पे भी 6 नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली बोल सकते हो डज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का कंसेप्ट जो था वो एक बार फिर से रिकॉल हो गया होगा। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, फिर भी एक बार रिकॉल कराना जरूरी था, तो ये मैंने करा दिया। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये अभी तक मैंने जो आपको सेट के रिप्रेजेंटेशन में आपको सिखाया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, उसमें मैंने एक लंबी चौड़ी सी लाइन लिखी थी और फिर मैंने आपको समझाया हुआ था। आप चाहो तो इन सारे चीज़ों का यूज़ करके बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एलिमेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं सेट बिल्डर फॉर्म का 2 वेरिएबल में ही ले लेता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं नया है कुछ। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं एक पहले तो उसको लिख रहा हूँ रास्टर फॉर्म में, ठीक है, फिर मैं उसको लिखूंगा, उसके एलिमेंट्स को लिखूंगा टैबलर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया है एक एग्जांपल, 1 4 ले लेता हूँ, 2 8 ले लिया, 3 12 ले लेता हूँ। ये 3 यहाँ पे बेसिकली हम समझने के लिए ले सकते हैं। पहले हम इसका पैटर्न समझेंगे। ये 4 कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं 4 आया होगा 4 इंटू 1 से। ये 8 कहाँ से आया? आप देख सकते हैं ये 4 इंटू 2 से आया होगा। ये 12 कहाँ से आया? ये 12 आ सकता है 4 इंटू 3 करके।
ये जो इस साइड में ये एलिमेंट अवेलेबल है, आप देखिए ये x के वैल्यूज हैं, ठीक है। आप पैटर्न निकाल सकते हैं कि x, y इस टाइप से है कि y जो है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है, 4x के बराबर है, यानी वो x में 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे y की सारी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब जहां पे वेयर आप देख सकते हैं, वेयर x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड क्या हो रहा है, एंड का मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। एंड x is less than equal to 3, x 3 या 3 से छोटा होगा, x क्या होगा, 3 या 3 से छोटा होगा। बस इतनी सी चीज़ें अगर हम लिख देंगे तो हमें कोई भी लंबी चौड़ी गाथा नहीं लिखनी है, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे देखिए x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होंगी तो यहाँ पे एक बार 1 रख दीजिए। 1 नेचुरल नंबर है तो 1, 2 और 3 इसकी 3 ही वैल्यू होंगी, एक बार 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी, y की वैल्यू 4 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो y की वैल्यू 8 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो y की वैल्यू 12 मिलेगी। हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसके अलावा हम यहाँ पे 4 नहीं रख सकते, क्योंकि रखने की कोशिश करेंगे तो ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अंदर जा रहे हैं, आप देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। सेट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट को हम एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जो सबसे अच्छी चीज़ें होंगी, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा वेन डायग्राम। क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है सेट के अंदर जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेन डायग्राम से ही आपको बहुत से क्वेश्चन जेईई मेंस पूछेंगे, जेईई मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं हम आगे और फिर देखते हैं इसको। फिलहाल उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पे और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट क्या कहते हैं, उसमें कितने टाइप्स के टाइप ऑफ सेट होते हैं, ठीक है। फिलहाल टाइप ऑफ सेट में सेट कई टाइप्स के होते हैं, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये तीनों नेम सेम है। सिंगलटन सेट होते हैं, फाइनाइट सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, ये भी एक टाइप्स में ही चलते रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट होते हैं, ठीक है। पावर सेट आप पढ़ेंगे, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ सेट होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। फिलहाल आधा पोर्शन हम इसका अभी करेंगे, आधा पोर्शन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 4 पोर्शन हम इसको अभी कर ले रहे हैं, बाकी के रिमेनिंग इसके पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट की बात करते हैं तो ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट कहलाता है, ठीक है। ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम लोग नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। हम बेसिकली इसे नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप चाहो तो 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी, कोई भी एलिमेंट मत लिखो, तो हम लोग उससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि x such that x belongs to natural number and x is less than 3, नहीं, x is greater than 3 and less than 4। तो आप देखेंगे कि x एक तो नेचुरल नंबर है, दूसरी कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 3 और से बड़ी होनी चाहिए बट 4 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 3 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो इस कंडीशन में हम इसके अंदर बोल देंगे एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 5 एलिमेंट है। आई होप ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल होंगी, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, इस वजह से मैं आगे चलता हूँ।
सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट अगर बात करें तो इसके अंदर वन एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, उसे हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो x such that x belongs to natural number एंड x की जो वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी है बट 5 से छोटी है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि 4, तो ये हमारा एक सिंगलेटन सेट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंगलेटन सेट क्या होते हैं? जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम बेसिकली 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रहा आपका काम। ठीक है। फाइनाइट सेट जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जिसे काउंट किया जा सके, ऐसे सेट जिसमें डेफिनिट एलिमेंट और काउंटेबल एलिमेंट होने चाहिए। डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिसे काउंट किया जा सके। ठीक है, ये काउंटेबल हो, जिनको काउंट किया जा सके, एक्चुअल में उनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, उन्हें हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर आप एग्जांपल लें, एक सेट है ए जिसमें अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं x such that x इज आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 100 है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू है वो 100 या 100 से कम है, x इज इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 100 है। मतलब इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? इसमें 1 to 100 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे, इसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। तो इस ऐसे एलिमेंट को हम लोग फाइनाइट सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट्स बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट में हम बेसिकली उस जिसमें हम लोग क्या कर सकें, जिसमें हम एलिमेंट को काउंट ना कर सकें। ठीक है, एलिमेंट्स कांट, ठीक है, इन विच एलिमेंट वी आर नॉट एबल टू काउंट द एलिमेंट, जिसमें हम अच्छा ना हो काउंट करने, एलिमेंट को काउंट करने में, उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स कांट या कैन नॉट काउंट ठीक है, एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स, ऐसे लिख लीजिए, वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोग इसमें एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेट जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। आप इसके अंदर एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये एक मतलब मैंने एक सेट लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा है। तो कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो क्या बोलते हैं हम, जिनको काउंट नहीं कर पाएंगे, 1 to लेके कहाँ उसकी एंडिंग होगी 1 to इनफाइनाइट तक में, तो वो वी आर नॉट एबल टू काउंट द होल नेचुरल नंबर, पूरे नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, वो इनफाइनाइट सेट है। तो बेसिकली ये है इनफाइनाइट सेट, ये है फाइनाइट सेट जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ये है सिंगलटन सेट जिसमें 1 एलिमेंट होता है। ये है नल, एम्प्टी और वाइड सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। आई होप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल थी, अभी तक हमने कोई भी ट्रिपिकल चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या आज के डेट में पढ़ा है, हमने डेफिनेशन को देख लिया है, हमने नंबर सिस्टम थोड़ा सा रिकॉल किया था, हमने बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू और इन सब का कंसेप्ट थोड़ा बहुत देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हमने देखा था, अब टाइप्स ऑफ सेट हम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके आगे के टाइप्स को हम लोग देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है।